Dear students, as we have been discussing the Liebs-Langmuir theory, और उसमें से हमें पता चला कि लिब्स-लैंगमुइर थ्योरी ने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कही उसमें उन्होंने ये कहा कि एटम्स का कॉम्बिनेशन जो है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि उनको ऑक्टेट्स अपने कंप्लीट करने होते हैं, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर शेल्स जो हैं, या तो उनमें ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या डुप्लेट इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। उसके बाद हमने ये भी देखा कि ये करने के लिए these atoms actually try to share or transfer electrons from one atom to another atom। तो उसकी वजह से अगर ये शेयरिंग करते हैं तो उसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और अगर ये ट्रांसफरेंस करते हैं तो उसकी वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है। और इस शेयरिंग में जहां से एक इलेक्ट्रॉन आता है, दूसरे से दूसरा इलेक्ट्रॉन आ सकता है, या अगर एक से 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इस शेयरिंग में हमने ये देखा कि यहां पे फॉर्मेशन हो सकता है सिंगल बॉन्ड का या डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का, और उस वजह से वो जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है जिन्होंने उसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्स में यानी पेयर्स में रहता है, चाहे अगर वो बॉन्ड पेयर है या लोन पेयर है। और बॉन्ड पेयर पे दोनों एटम्स का अट्रैक्शन होता है, वाइल एज लोन पेयर पे एक सिंगल एटम का अट्रैक्शन रहता है। तो इस वजह से हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो है उनमें एक तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इससे पहले हमने फ्लोरीन को डिस्क्राइब किया, जहां पे मैंने आपको दिखाया सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। अब हम आज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और उसके बाद लिब्स कॉम्प्लेक्स लिब्स स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रा किया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम फर्दर जितने भी मॉडल्स हैं उनको स्टडी करने की कोशिश। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय यूजिंग लिब्स डॉट स्ट्रक्चर। अब यहां पे अगर हम देखेंगे, ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन एटम के अगर हम देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है। इसका मतलब यह है कि 2 and 6। उसके बाद नेक्स्ट ऑक्सीजन एटम जो है हमारे पास 2 and 6, और हमारे पास जो है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है, और इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में। नाउ ये एटम्स अनस्टेबल होंगे एज पर लिब्स-लैंगमुइर थ्योरी, और उसके बाद ये आपस में नजदीक आने के बाद जो है ए फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो करेंगे। और उस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में यहां पे जो है आपस में ये जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, और ऑक्टेट कंप्लीशन में ये भी नियॉन के जैसा बनेगा और वो भी नियॉन के जैसा बनेगा, और उसमें हम जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, और अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए तो दूसरा एटम जो है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। तो इसका मतलब है म्यूचुअली जो एक करता है वो दूसरा भी करता है। और उसके बाद यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब हम एक पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन से, दूसरे पेयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन से, लेकिन यहां पे जो ये हमारे पास 2 लाइन्स हैं, दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ, दैट मीन्स दिस एटम एज वेल एज दिस एटम। और उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दोनों के साथ गिने जाते हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी। इसका मतलब है 2, 4, 6 और 8, और यहां से भी 2, 4, 6 और 8। तो इसका मतलब है कि यहां पे जो है हमें डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया, डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो हमने ये देखा कि यहां पे एलिमेंट्स जो है वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करके या तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, या तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जो हमारे पास सिंगल है, क्या इस बॉन्ड की यानी ये डबल बॉन्ड जो यहां पे है,
क्या इसका स्ट्रेंथ इससे डबल है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हमारे पास जो ट्रिपल है उसका स्ट्रेंथ इससे 3 गुना ज्यादा है जो कि सिंगल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? इन सब चीजों को हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हम इन सब चीजों को सीखेंगे कि क्या वाकई में अगर किसी जगह आपको मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड दिखता है तो वो डबल बॉन्ड ट्वाइस स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। क्या अगर किसी जगह मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड्स नजर आपको आ रहे हैं, 3 बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ 3 गुना सिंगल बॉन्ड से है? क्या हम बॉन्ड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? क्या सारे बॉन्ड्स एक जैसे स्ट्रेंथ के होते हैं? ये सब चीजें हमें केमिकल बॉन्डिंग में सीखना है। अब जो नाइट्रोजन वाला केस है वो आप खुद देखेंगे। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो इसका लिव स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपको मिलता है, उसका आप लिव स्ट्रक्चर कैसे ड्रा कर सकते हैं। Now we will be dealing with the complex live structures. So let's have complex live structures और उसके बाद we will try to understand the flaws of this theory कि इसमें से क्या क्या ड्रॉबैक था और उस ड्रॉबैक के लिए जो नेक्स्ट मॉडल है वो कितना इफेक्टिव है। ये देख लीजिए, अगर मैं आपको पूछता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ऑफ द टाइप CO3-2, तो इसका लिव स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हैं? मेरी बात अच्छे से सुन लीजिए। अगर मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल देता हूं जो ऑफ द टाइप CO3-2 है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे इसका लिव स्ट्रक्चर ड्रा करके दीजिए, तो आप क्या करेंगे? पहली बात याद रखिए, किसी भी मॉलिक्यूल का लिव स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। यानी यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स टू ड्रा द लिव स्ट्रक्चर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। और दूसरी बात अगर हम देखेंगे, यहां पे जो लिव्स रूल है, जो लिव्स कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का रूल है, वो सबसे बेटर यानी सबसे बेस्ट जो एक्सप्लेन करता है बॉन्डिंग, वो उन मॉलिक्यूल्स की करता है जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं, जो कि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स को बिलोंग। अगर एक एलिमेंट फर्स्ट पीरियड का है या थर्ड पीरियड का है या फोर्थ पीरियड का है या उससे ज्यादा उसका पीरियड नंबर है, तो तब वो एलिमेंट लिव्स रूल को फॉलो कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो डिपेंड करते हैं इसके सबस्टिट्यूएंट्स पे कि ये किस तरह का सबस्टिट्यूएंट इसके अराउंड है। तो फिलहाल अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसमें कि उसके एटम्स जो है वो सेकंड पीरियड को बिलोंग करते हैं, तो उस टाइम पे मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि कैसे आप लिव स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट लेवल वाले कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में आपको ड्रा करना सिखाऊंगा। अब यहां पे देखिए आपको क्या करना है। देखिए, लिव स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए आपको कुछ पैरामीटर्स को ढूंढना है। लिव्स ने अपने स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर को जब भी आप बनाओगे तो आपको कुछ रूल्स या गाइडलाइंस जिनको हम बोलते हैं वो आपको याद रखने हैं। उसमें से सबसे पहली गाइडलाइन जो है, पहली गाइडलाइन है कि आप जो है एक पैरामीटर कैलकुलेट कीजिए जिसका नाम है अल्फा 1। ठीक है, अब अल्फा 1 का मतलब क्या है? अल्फा 1 का मतलब है ये होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स present in all atoms minus charge on ion। इसका मतलब क्या है? यानी अगर मैं इसके लिए अल्फा 1 कैलकुलेट करूंगा तो इसके लिए अल्फा 1 क्या आ सकता है? अभी मुझे बताइए, कार्बन जो है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स?
वैलेंस शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस आपको सम करना है, हमारे पास 3 ऑक्सीजन एटम्स है और हर किसी ऑक्सीजन एटम में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑल एटम्स। ठीक है, सब एटम्स में आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पहले कैलकुलेट करना है और उसके बाद अपने फॉर्मूला का माइनस, और उसके बाद इस पे क्या चार्ज है वो आपको इस ब्रैकेट में ऐसे -2 लिखना है। ये याद रखें, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। एक तो अपना फॉर्मूला का माइनस है और दूसरा चार्ज ऑन एनाइन जो है वो भी नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव है, तो उसको आप अलग से ब्रैकेट में रखेंगे। ऐसा मैं फिर से रिपीट करूंगा, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपने यहां पे एक ही बारी माइनस लिखा। नहीं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब इसने गेन किया है। ये -2 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन गेन, और जो गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर एडेड टू द वैलेंस शेल। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दे आर काउंटेड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद अगर आप देखोगे हमारे पास ये हो गए 18 और हमारे पास 4 जो है वो हो गए 22, और उसके बाद हमारे पास यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि टोटल जो हमारे पास है तो 24 इलेक्ट्रॉन्स है। वी हैव टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज अल्फा 1 एंड विच आर 24। तो 24 इलेक्ट्रॉन्स, इसके वैलेंस शेल में जितने भी एटम्स हैं उनमें 24 इलेक्ट्रॉन्स। बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं यहां पे मान लो प्लस होता, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एनाइन का मतलब है इधर इट विल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये लॉस भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। तो अगर यहां पे प्लस होता तो आप यहां पे +2, जो कि फिर सब्ट्रैक्ट होता। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास नेगेटिवली चार्ज्ड एनाइन है, उसमें जितना भी उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, जो ऊपर चार्ज होगा, दैट गेट्स एडेड टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड एनाइन है या आयन है तो उसमें जो चार्ज है, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, दैट गेट्स सब्ट्रैक्टेड टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट इफ आई एम गिविंग यू any anion, any cation or a simple molecule, you will, if you have a simple molecule you don't need that charge। ठीक है, आपको चार्ज की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, यू विल राइट इट एज 0। लेकिन आपके पास अगर एनाइन है, वो जो चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दैट गेट्स एडेड टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर आपके पास कैटाइन है, दैट गेट्स सब्ट्रैक्टेड टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो द फर्स्ट पैरामीटर दैट यू विल कैलकुलेट इज अल्फा 1। इज इट क्लियर? अब दूसरी बात, अगर मैं आपको बोलूंगा कि लेट अस सपोज मेरे पास NO पॉजिटिव है, इसका अल्फा 1 मुझे कैलकुलेट करके दे दीजिए। बात समझ में आ रही? पहले मैं आपको अल्फा 1 क्लियर करता हूं। तो अगर हमारे पास NO प्लस है तो अल्फा 1 क्या हो सकता है? आई कैन राइट इट सिंपली, अल्फा 1 इज इक्वल टू, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? वैलेंस शेल, दैट मींस नॉट वैलेंस, try to understand the difference. One is the number of valence electrons which are present in the outermost shell, because bond formation may always there is a rearrangement of the valence electrons, because they are important, because their energy in the Bohr's model, you know that their energy is high and they want to decrease the energy, and that's the reason, that's what we are doing here. So NO में अगर आप देखेंगे इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर फॉर्मूला का नेगेटिव चार्ज आएगा और फिर +1 यहां पे होगा। तो इसका मतलब यह है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इसके वैलेंस शेल में है, बोथ एटम्स को, जिन्हें हमें बाद में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ आई वाज हाईलाइटिंग द रोल, कि यहां पे अगर मान लीजिए प्लस है तो आप यहां पे असल में ये फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब भी ऐसे अगर आप देखोगे तो प्लस का मतलब है लॉस, एंड लॉस और गेन occurs from the valence shell। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूंगा Cn नेगेटिव का अल्फा 1 कैलकुलेट कीजिए, तो अल्फा 1 फॉर Cn नेगेटिव विल बी, कार्बन के लिए 4, नाइट्रोजन के लिए 5, फिर फॉर्मूला का माइनस और फिर -1 बनेगा। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो और ये हो गया 6 + 4 = 10। तो इसका मतलब यह है कि ये स्पीशीज और ये स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो लिविस स्ट्रक्चर के हिसाब से दिस एंड दिस इज व्हाट वी से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और लिविस ने फिर इनका स्ट्रक्चर ढूंढने में भी हेल्प की कि अगर कहीं पे आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, उनका स्ट्रक्चर आप कैसे ढूंढोगे।
So this is the first rule. Now we will be dealing with the second rule of this. What is the second rule? Try to have the next rule. Now the next rule is, so we have a carbonate -2 ion. Is it clear? उसके बाद हमने इसका अल्फा 1 कैलकुलेट किया जो मैंने आपको बोला, एंड दैट्स 24 इलेक्ट्रॉन्स. बात समझ में आई? नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग अल्फा 2. नाउ व्हाट इज दिस अल्फा 2? अब अल्फा 2 देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. इन अ सिंपल सेंस, इन ऑर्डर टू राइट द लिव स्ट्रक्चर, अल्फा 2 जो है वो सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज नंबर ऑफ एटम्स multiplied by 8. Now why 8? इसलिए 8 क्योंकि लिव्स वॉज एक्चुअली द फाउंडर ऑफ विच रूल? ऑक्टेट रूल. वो बोलता था कि आपका एनाइन कार्बोनेट आयन इसलिए बनता है क्योंकि हर किसी एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है. इसलिए ये एक एसेंशियल कंडीशन बनती है और वो रूल नंबर सेकंड में उसका इनकॉर्पोरेशन लिव्स ने किया. सो आई विल हैव अल्फा 2 इज इक्वल टू, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स, जितने एटम्स irrespective of the charge, number of atoms multiplied by 8, because every atom tries to gain how many electrons? 8 electrons. Number of atoms अगर आप यहां पे देखोगे तो कितने हैं? अगर आप यहां पे विदाउट नोइंग द चार्ज, हमारे पास 4 है, 3 ऑक्सीजन के 1 कार्बन का, तो इसका मतलब है अल्फा 2 जो है हमारे पास, दैट विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाई 8. 8 4 सा कितना हो गया? 32. So it's 32 electrons actually, which is what is called as alpha 2. तो ये दो चीजें आपको जनाब आनी चाहिए, एक तो अल्फा 1 और दूसरा अल्फा. उसके बाद आपको क्या करना है? आई विल टेल यू द स्टोरी व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट. सो इसी तरह अगर मैं आपको बोलूंगा, मान लीजिए NO+ आपके पास है, तो इसका अल्फा 2 कैलकुलेट कीजिए. यू विल सिंपली कैलकुलेट इट बाय नंबर ऑफ एटम्स इज हाउ मच? इट्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 8, सो इट्स ओनली 16. अगर मैं आपको CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का अल्फा 2 बताऊंगा, तो अल्फा 2 यहां पे होगा, नंबर ऑफ एटम्स 2 है मल्टीप्लाइड बाय 8, because every atom tries to complete its octet, especially of the elements of second period. So we say alpha 2 is simply number of atoms multiplied by 8, and once calculate. Now as we have calculated alpha 2, now there is a third parameter which is called as alpha 3. So let's begin for the calculation of alpha 3. Now as we know, we are dealing with the Lewis structure of carbonate -2, and for this alpha 1 we have calculated as 24 electrons, and alpha 2 is calculated as 32 electrons. Now there is another parameter which can be calculated by simply by the subtraction of these two, that is called as alpha 3. And alpha 3 equals to, once you calculate alpha 3, it is simply number of bond pairs between the atoms. number of bond pairs. अब ये number of bond pairs कौन से bond pairs है ये भी मैं आपको बताऊंगा. alpha 3 is simply alpha 2 minus alpha 1 divided by 2. अब 2 इसने क्यों डिवाइड किया? दैट वॉज इंपॉर्टेंट. इन द फॉर्मूला इट्स अ सिंपल फॉर्मूला, लेकिन इसमें 2 डिवाइड क्यों हो गया? 2 इसलिए डिवाइड हो गया बिकॉज ही वॉज हैविंग a strong belief that actually electrons are existing in pairs. So he actually does not give any concept the molecules which have odd number of electrons. अब अगर किसी मॉलिक्यूल में अल्फा 1 या अल्फा 2 आपको ऑड निकलता है, तो obviously Lewis rule will not be valid, because Lewis believes that if you have an electron pair, it can either remain as a bond pair or it can remain as a lone pair. So the atoms or the ions which contain odd electrons have been excluded out of the Lewis concept, because he was believing that the electrons exist as pairs. So we have like this. If we have the calculation for alpha 3, that is simply 32 minus 24 divided by 2. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये हो गया हमारे पास सिंपली जो है 8, and 8 divided by 2 is 4 bond pairs.
सो इसका मतलब यह है कि देखिए अभी हमारे पास जो है कार्बोनेट मॉलिक्यूल में हमें 4 बॉन्ड्स का प्रेजेंस नजर आता है विदाउट नोइंग द स्ट्रक्चर, और यहां पे हमें पता चला, अभी हमने कैलकुलेट किया कि देयर विल बी 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द CO3-2 irrespective of the nature. I don't know that whether there are single bonds or only double bonds or only double bonds. We can have the different possibilities to explore. But अभी हमें पता है, ये पता चल रहा है कि अभी इसमें 4 बॉन्ड पेयर्स है, और याद रखिए हमें इन्हीं अल्फा 1 के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लॉइट करना है, यानी इन्हीं अल्फा 1 के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रीअरेंज होंगे, और उसमें से हमें अभी पता चल रहा है कि हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। अगर मैं अल्फा 1 को यहां पे मेजर कर रहा हूं तो मेरे पास 12 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अगर मैं अभी देख रहा हूं फॉर्मूला से मुझे पता चल रहा है कि 12 पेयर्स में हमें 4 एज बॉन्ड पेयर्स हैं और रेस्ट विल बी रिजाइडिंग एज द लोन पेयर्स ऑन द एटम्स. So we will have the next step to find out how these bond pairs and lone pairs are behaving. Now let's try to find out what is going to happen in this case. So what is I am calculating as 4 bond pairs. So I will have now all the aspects of this goes as, let us suppose मेरे पास अब यहाँ पे कुछ information जो है वो आ रही है, तो हमारे पास alpha 3 are 4 bond pairs. अब इसके बाद जनाब सारी इंफॉर्मेशन लेके आपको क्या करना है. अब अल्फा 3 जो ही आपको निकला, नाउ यू विल बी डीलिंग विद अ लिव स्ट्रक्चर. लिव स्ट्रक्चर अब कैसे डील करना है? लिव स्ट्रक्चर को आप डील करेंगे, हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन है. अब सबसे पहला पॉइंट जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ द सेंट्रल एटम. जो सेंट्रल एटम कौन हो सकता है? देखिए पहली बात है, सेंट्रल एटम जनरली वो होता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा. पहली बात ये है, पहला डेफिनेशन ये है कि अगर इनमें से आपको, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल में हमारे पास सेंट्रल एटम्स होते हैं और उसके अराउंड पेरिफेरल एटम्स होते हैं, तो यहां पे जो सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सेंट्रल एटम. दैट्स कंसिडर्ड एज व्हाट एटम? एंड उसके लिए क्राइटेरिया नंबर फर्स्ट, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए. क्राइटेरिया नंबर सेकंड, इसकी वैलेंसी, वो वाला एटम सेंट्रल एटम एक्ट कर सकता है जिसकी वैलेंसी ज्यादा है. और क्राइटेरिया नंबर थर्ड, अगर आपके पास सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड है, हमेशा हायर पीरियड वाला एलिमेंट जो है दैट कैन एक्ट एज अ सेंट्रल एटम. सो देयर आर 3 क्राइटेरियाज वायर यू आर सेलेक्टिंग द सेंट्रल एटम. Criteria number first, it should be of the less electronegative atom. Criteria number second, it should have the what we say as it should belong to second or third period. If you have a second period and third period, then the element with the third period is actually acting as a central atom. And criteria number third, atom with a greater valency acts as a central atom. अगर मैं आपसे अब पूछूंगा कि इनमें से कौन एक्ट कर सकता है सेंट्रल एटम, तो यू विल सिंपली राइट एज अ कार्बन एज अ सेंट्रल एटम. क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन की अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करोगे तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो इसलिए हम इसको सेंट्रल एटम कंसीडर करेंगे. और उसके बाद हमारे पास ये है ऑक्सीजन, ये है नेक्स्ट ऑक्सीजन, और ये है नेक्स्ट ऑक्सीजन, जिनको हम पेरिफेरल एटम्स बोलते हैं. और उसके बाद आप यहां पे देख लीजिए होगा क्या. मैं पहले 4 बॉन्ड पेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, और उसके बाद 4 बॉन्ड पेयर्स में मेरे पास 12 पेयर्स टोटल है, उनमें से 4 बॉन्ड पेयर है, मैं पहले देता हूं मॉलिक्यूल को. तो इसका मतलब यह है कि पहले एक बॉन्ड यहां पे है, दूसरा बॉन्ड यहां पे है, तीसरा बॉन्ड यहां पे है. अब एक और बॉन्ड बनेगा जो कि कहीं पे भी हो सकता है. आप मान लीजिए इसको यहां पे रख सकते हो. बात समझ में आई? तो मैंने अब 4 बॉन्ड पेयर्स दिए जो कि बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन है. 4 बॉन्ड पेयर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया. अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, मेरे पास 12 पेयर्स टोटल है जो कि इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है. वही बॉन्ड पेयर्स भी हो सकते हैं लोन पेयर्स पे. अब 12 में से 4 पेयर्स हमने निकाले. अब 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स. तो अब मैं ऐसा करता हूं, मैं लोन पेयर्स के फॉर्म में ऑक्टेट करूंगा कंप्लीट हर किसी एटम का. अगर आप कार्बन को देखोगे तो कार्बन के एटम के अराउंड, अब यहां पे इंपॉर्टेंटली देखिए क्या
कंफ्यूजन आपको होगा। कंफ्यूजन ये होगा, आप फिर से गिनोगे एक इसका, यानी इसको तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है। नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि ये पेयर जो है, ये 2 पेयर्स इसके साथ भी जुड़ने हैं, ये 2 पेयर्स इसके साथ भी आएंगे, उसका मतलब है बॉन्ड फॉर्मेशन। क्योंकि अब जब बॉन्ड बना है तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है एटम की, जब ये आइसोलेटेड एटम था उस टाइम डिफरेंट थी। अब जब ये मॉलिक्यूलर स्टेट में आता है, जब ये एनाइन बनाता है, उस टाइम इसकी पहचान डिफरेंट होती है। आप इसको इंडिविजुअल वहां पे एटॉमिक स्टेट में कंपेयर मत कीजिए, यहां पे चीजें डिफरेंट है, वहां पे चीजें डिफरेंट है। अब मुझे बताइए एक चीज, अगर आप कार्बन के अराउंड देखोगे 2, 4, 6 और 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब हम ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ भी काउंट हो जाएंगी, तो इसका मतलब है 2, 4, अभी इसको 2 पेयर्स चाहिए, तो मैंने इसको 2 पेयर्स दिए। इसमें से हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है एक्टिंग एज अ लोन पेयर, तो इसका मतलब है कि ऑक्टेट हैज बीन कंप्लीटेड। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है ऑक्सीजन जो है हमारे पास, इसके पास 2 है, तो मैं और इसको 3 पेयर्स देता हूं सो एज टू कंप्लीट द ऑक्टेट। अभी हमारे पास देखिए, हमारे पास ये हो गए 3 और 2 कितने हो गए, 5 और 5, और अभी हमारे पास 3 है। तो इस तरह से हमने 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4, 5, 6, 7 और 8, ये है माजरा जनाब आपके बॉन्ड पेयर्स का। और बॉन्ड पेयर्स इस मॉलिक्यूल में 4 है, लोन पेयर आपके पास 8 है, और हर किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। दिस इज कॉल्ड एज Lewis structure, but this is not a complete Lewis structure. We need to know the formal charge. We need to calculate the different aspects of these structures. This is not the complete structure, but try to have the what we say a practice of many examples so that you will get it better and better. I will also, my next lecture will come, and in that we will be dealing many of the molecules to calculate the different Lewis structures for them.